मीडिया जगत भी गुजरा है, ऐसा हम सबके ध्यान में आया। अगले वक्ता जो विज्ञान के छात्र रहे मेरी जानकारी में, वनस्पति विज्ञान के, फिर पत्रकारिता से अपना अध्ययन किया और जो भी विमर्श की बात हो रही थी, नकारात्मक विमर्श को पूरी शिद्दत के साथ और मजबूत आवाज में उस विमर्श को तोड़ने वाले श्रीमान दिनेश गौतम जी से मैं आग्रह करूंगा, हिंदवाड़ा के दिनेश गौतम जी जो कि नोएडा में है, आए और अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय दिनेश जी। श्री नारदाय नमः। भारत माता देवी नमः। और आज इस रविवार को हम सब आपस में मिल रहे हैं। भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, भगवान आदित्य को प्रसन्न किया और उसके बाद रावण पर विजय पाई। हम हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय पाएं, सैन्य विजय पाएं, नैतिक विजय पाएं और भारत माता की धर्म ध्वजा आसमान से भी ऊंची फहराए, इस कामना के साथ आइए इस बातचीत की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ कृपा शंकर जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगाया है। अखिलेश जी मेरे ही प्रांत से, मेरे बड़े भाई, जिन लोगों को देख के हम लोग पत्रकारिता में अपने तराजू को बैलेंस करते रहते हैं, उनमें से एक। प्रमिला केवल उनकी बातों में साहस नहीं है, वो साहस की प्रतिमूर्ति है। मेरे छोटे भाई रोहित सरदाना, उनके जाने के बाद जिस तरीके से पूरे परिवार का उन्होंने ख्याल रखा, रोहित जो वेतन दे के गए, जो ध्वजा दे के गए, उसको कभी छुपने नहीं दिया। प्रमिला, उसके लिए आपको स्वागत। और वो लोग जो आज रविवार में अपने घरों पर विश्राम कर सकते थे, टेलीविजन देख सकते थे, मनोरंजन का पर्याय चुन सकते थे, उन्होंने आज ये गवारा किया कि भारत के लिए जब कहीं कोई ऐसी बात हो रही है जो महत्वपूर्ण है, वहां जाएं और उन सब लोगों का हौसला बढ़ाएं जो इस काम में किसी भी भूमिका में लगे हुए हैं। उन सभी लोगों को मेरा दिल से साधुवाद। श्याम जी, आप सभी लोगों ने ये जो आयोजन किया, ये आप लोगों ने बहुत आवश्यक विमर्श है जिसके लिए आप लोगों ने ये विषय चुना। कई चीजें हमारे समाज में ऐसी हैं जिनको हम आवश्यक समझते ही नहीं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में आटा, चावल, दाल, रोटी से ज्यादा कई बार सोचने का वक्त भी नहीं मिलता, और फिर हमारी ओरिएंटेशन और कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम उससे ज्यादा सोचना गवारा नहीं करते। मेरे पास वक्त कितना है बता दीजिएगा, क्योंकि जब बिना हेलीकॉप्टर के होते हैं तो हम लोग फिर तो मैं मान के चलता हूँ कि 11:20 हुआ है और मैं 11:30 तक बोल सकता हूँ, 45 तक। पता नहीं इतना सामान मेरे पास है, लेकिन प्रमिला जैसे कह रही थी किसी और का है, वो सेना में जो भर्ती होते हैं लड़ेंगे। ये भारत पाकिस्तान के बीच में वो कश्मीर के पास वो वहां पे LOC है, वो कहते हैं नीचे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो उधर लड़ा जाएगा। युद्ध ऐसा नहीं है, और ना ही युद्ध की पत्रकारिता ऐसी है कि मैं जैसा रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध को रिपोर्ट करते हुए, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में युद्ध को बताते हुए जैसा मैं एक पत्रकार रहूंगा, वैसा पत्रकार मैं तब होना अफोर्ड नहीं कर सकता जब भारत और पाकिस्तान या भारत या किसी दूसरे उसके एडवर्सरी की लड़ाई हो रही है। ये कोई ऐसी रिपोर्टिंग नहीं है या ऐसा कहीं से आपको कोई समाचार प्रस्तुतिकरण नहीं हो रहा है जहां हम लोगों को जो बेसिक सिखाया जाता है 5 Ws और 1 H का, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वगैरह वगैरह, क्यों हुआ, जिसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचा दे रहे हैं। असल में ये भी बड़ा समझना आवश्यक है कि क्या है जो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ पाया, ग्रहण कर पाया कि क्या है तथ्य और क्या है नैरेटिव। ये जैसे माला बना दी गई फूलों को पिरोकर, ये है नैरेटिव, और इसमें जो फूल लगे हुए हैं वो है
वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी सूटेबिलिटी की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लगा कर आपका जो मूल उद्देश्य है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस नैरेटिव को लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना कुछ एक तथ्यों के साथ। ये नैरेटिव, अब नैरेटिव दो तरह के होते हैं, पूर्ण तथ्यात्मक 360 डिग्री जिसमें चीजों को समन्वयित करके आपके सामने रखा जाता है। एक होता है जिसमें एक तरफ का हिस्सा दिखाकर आपको एक आधा सच बताकर उसमें पूरे सच की भ्रांति देने की कोशिश होती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सब शुरू हुआ, हम सबके मन के हालात समझे जब हमने ये देखा कि जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसकी पैंट उतरवा दी गई, कहा गया कि जाओ बता देना, मोदी को बता देना। ये मोदी को बता देना नहीं था, ये कृपा शंकर जी को बता देना, ये अखिलेश जी को बता देना, प्रमिला को बता देना, श्याम जी को बता देना, ये यहाँ पे आके बता, यहाँ पे आके बता। अच्छा, ये क्योंकि ये माइक लगा हुआ है डाइस का बहुत आदमी, तो ये हर किसी के लिए था, आप में हम में हर किसी के लिए था कि जाओ उसको बता देना। हम सब के लिए ये था। मोदी को बता देना इसलिए था क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको बता देने का मतलब यह है कि वहां चिट्ठी पहुंच गई तो सब तक पहुंचे, और ये संदेश सबके लिए। और तब ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, अब एक बात और, एक तो आपकी मनोदशा हो गई, एक आपका पत्रकारीय धर्म हो गया, तीसरा उस समय की चुनौतियां हो गई। जब कभी लड़ाई वाली सिचुएशन होती है, भारत पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में जहां भी, और अखिलेश जी बड़े बड़े वॉर सिनेरियो में भी जाके उन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो मेरे बाद वो आपको ये बहुत अच्छे से और बताएंगे। ये एक सिचुएशन होती है जिसको नाम दिया गया है वॉर फॉग ऑफ द वॉर, मतलब जहां पर सूचना के इकोसिस्टम में एक ऐसी धुंध सी छाई होती है जहां से आपको इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके, गैदर करके लोगों तक, अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। और ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। सोचिए जिस तरीके से वो स्वार्म ड्रोन आते हैं उसी तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन आ रही है। जब तक आप एक इंफॉर्मेशन समझ पाओ, दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन, और कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको समझना होता है, और आपके वो सोर्सेज जो सालों साल आपको क्रेडिबल जानकारियां देते रहे हैं उन पर आपको रिलाय करना पड़ता है, जिन्होंने इतने दिनों तक, अच्छा वो प्लेटफॉर्म्स, वो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनकी तरफ उस इकोसिस्टम ने उंगली उठा दी, जो भाई लोग पहले चला रहे थे नो टू वॉर, वही जैसे मोदी जी ने तय किया कि ठीक है अब ये सीज फायर यहां होना चाहिए, वो चलाने लगे, क्यों भाई बदला क्यों नहीं, यहां पे क्यों रुक गए। तो ये जो लोग हैं जिनको सूटेबिलिटी के हिसाब से अपनी शहनाई बजानी होती है, वो लोग मीडिया चैनल जिनकी सालों साल की क्रेडिबिलिटी है, और किसी भी आदमी को सबसे ज्यादा प्यारा उसकी साख, उसकी क्रेडिबिलिटी ही होती है, उसके ऊपर उंगली उठा दी गई कुछ एक वजहों से, जहां पर फॉग ऑफ द वॉर एक चैलेंज है। वो सोर्स आपको जो लगातार, अब मसलन मैं स्टूडियो में, अच्छा उनको न्यूज रूम एनवायरनमेंट भी समझ में नहीं आता, जो लोग सवाल उठाते हैं अचानक वो क्या करते हैं कि दिनेश गौतम वहां पे खड़े हुए हैं, वो आपको कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको लगा दो और बोलो ये देखो, ये इसको देखो, ये मोदी मीडिया है। उन्होंने न्यूज रूम, अच्छा उनमें वो लोग भी शामिल है, ऐसा नहीं कह सकता कि वो सारे लोग उनको मालूम ही नहीं है कि न्यूज रूम काम कैसे करता है तो वो उंगली उठा देंगे। वो लोग जिनको मालूम है बहुत अच्छे से न्यूज रूम में काम कैसे होता है, आपका रिपोर्टर या आपका क्रेडिबल सोर्स आपको इंफॉर्मेशन देता है, इनपुट उसको समझता है, देखता है, अगर उसको कोई जानकारी और लेनी है तो लेता है, उसके बाद वो आउटपुट को बढ़ाता है, आउटपुट उसको फिर से देखता है, समझता है, तौलता है, और उसको आवश्यक तरीका जो होता है, फॉर्मेटिंग होती है, वो देता है, और उसके बाद वो आगे जाता है। वो आगे जाने के बाद पीसीआर तक, और न्यूज रूम में ब्रेकिंग एनवायरनमेंट में वो सीधे फिर पीसीआर तक पहुंचाई जाती है। उसकी जो ब्रेकिंग होती है वो टाइप होती है, एंकर के कान में बताया जाता है कि ये ब्रेकिंग आ गई है, ले लो। उस समय जो सामने ब्रेकिंग आ रही होती है वो लेता है, लेकिन क्योंकि वो उस देश का नागरिक है जो इस समय युद्धरत है या ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, साथ में उसके अंदर एक मनोभाव भी है, वो केवल एक पत्रकार नहीं है, इस समय एक देश का नागरिक भी है, तो उस समय उस खबर को बताते हुए उसके अपने मनोभाव होते हैं। लेकिन वो इकोसिस्टम जो पहले नो टू वॉर करता है और उसके बाद कहता है कि अभी आपने सीज फायर क्यों कर दिया, वो लगा के पूछता है ये कैसे आ गया, उसमें वो लोग भी हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूज रूम में काम कैसे होता है। इसके लिए एंकर को आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा दिया जाना चाहिए, ठहराना चाहिए। अगर आपको लगता भी है कि इसमें शायद कहीं कोई तथ्यात्मक कमी है, उसमें आपको समझना चाहिए कि तथ्यात्मक कमी अगर
सालों की क्रेडिबिलिटी के लिए जो थ्राइव कर रहे हैं लोग लगे हुए हैं, अगर उनके सोर्सेस या उनके रिपोर्टर्स कुछ बता रहे हैं, उन तक पहुंचा है, तो बेशक आज नहीं, जैसा प्रमिला कह रही थी, गवर्नमेंट के अपने दायरे होते हैं, लिमिटेशंस होती है। युद्ध के माहौल में भी जब वो प्रेस ब्रीफिंग होती है, नॉट दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज इम्पार्टेड विद यू, देयर आर सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आर नॉट इम्पार्टेड, कम से कम उस समय तो नहीं किए जाते, बाद के समय में हो सकता है वो जानकारियां आपसे साझा की जाए। कहां पहले दिन सरकार ने भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए, लेकिन हिंदुस्तान के समाचार चैनलों ने आपको ये बताया कि फाइटर जेट्स उनके गिरा दिए गए। कहा पहले दिन वो सब इंफॉर्मेशन आपको सुनने को मिल रही थी जो सब्सिक्वेंट प्रेस ब्रीफिंग में आपको सुनने को मिली। जाहिर है जब उसका सही समय समझा जाता है तो सरकार को, समाचार माध्यम नहीं है, सरकार को नागरिकों को इस तरह की संवेदनशील स्थिति में जो सूचनाएं दी जा सकती हैं वो देना चाहिए, बाकी को उचित समय के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए रोकना चाहिए। ये सरकार है, उसकी अपनी ये सीमितताएं हैं, लेकिन समाचार माध्यम का काम है वो समाचार आप तक पहुंचाना। हाँ, देश हित में अगर किसी समय ये लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन यहां जाना ठीक नहीं है, तो समाचार माध्यम को भी उस समय, क्योंकि उसका अपना देश उस समय उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उसको फैसला लेना होगा। तो वैसे में वो पर्टिकुलर क्लिप्स लगा के जहां पर उस समय क्योंकि सरकार की तरफ से सूचना नहीं दी गई या बाद में दी जाएगी, वो लगा के देखिए तो बताया नहीं गया, लेकिन उन्होंने बता दिया ये है, ये ऐसी जिम्मेदारी है, ये देखिए ये है गोदी मीडिया। क्योंकि उनको सूट नहीं करता है तो मीडिया गोदी हो जाता है, उनका बस नहीं चलता, वरना वो गोदी वोटर कहना शुरू करते हैं उन लोगों को जिन्होंने सरकारों के बनने में अपना योगदान दिया एज अ वोटर। और वो लोग अब इस तरह की क्लिप्स को लेके, आपने देखा कुछ एक क्लिप्स तो उसमें मैं भी बहुत घूम टहल रहा था, हो सकता है आपके फोन तक भी पहुंचा हूं मैं, ये लगाकर दिखाकर अपने देश की मीडिया को एक दिन में, वो क्या, जब हम लोग वॉर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो जैसा महाभारत के समय संजय थे, उनको सब दिखाई देता था, क्या हमारे पास वैसे दिव्य दृष्टियां हैं क्या? हमको अपने रिपोर्टर से इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर रिपोर्टर को उसका सोर्स, अगर रिपोर्टर को मान लीजिए दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आर्टिलरी नहीं, टैंक मूव कर रहे हैं, टैंक्स आर जनरली कंसीडर्ड टू बी द वॉर वेपन्स व्हिच एंटर द एडवर्सरीज टेरिटरी, उनके टेरिटरी में जाके वो ऑपरेशन, अगर उसको दिखाई दे रहा है, वो एक सोर्स आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपने उससे कंफर्म किया, वो कह रहा है मेरे पास विजुअल भी है, और आपने उस हिसाब से खबर को प्रोसेस किया। सरकार अभी भी बहुत सारी चीजें, आपको ये देखते हैं उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में जब उचित वक्त होगा इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उस समय आप इसलिए न्यूज प्लेटफॉर्म का गला पकड़ रहे हैं कि ये बताओ, ये बताया गया, तुमने क्यों नहीं बताया, या ये बता दिया गया, और वो लोग पूछ रहे हैं जो पहले कह रहे थे युद्ध होना नहीं चाहिए और अब कह रहे हैं सीज फायर हो, क्यों कर दिया। तो ऐसे लोगों की मंशा ये बताती है कि वो एक्चुअली कंसर्न इस बात को लेकर नहीं है कि आपने 5W1H का क्या पूरा ख्याल रखा, वो बताते हुए उनका कंसर्न, उनका अपना एजेंडा है। और हम सब जनता के सामने, हम सब लोगों के सामने, हम सब ऐसे लोगों के सामने जो ये समझते हैं कि आज वो जो भी हैं वो इस मातृभूमि की वजह से है। हमारा अब ये हमारा सौभाग्य है, या मौजूदा समय में हमारे लिए चुनौती है कि हमारे तो तीर्थ भी यही है, हमारे माता पिता भी यही हैं, हम कहीं बाहर पे अपना मंदिर नहीं देखते, हमारा मंदिर भी यही है, और इसी धरती को हम सुबह उठते हैं तो समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व करके हम सबसे पहले इसको प्रणाम करते हैं। तो हमारे लिए तो ये सब कुछ है। क्या उन लोगों के लिए है जो इस तरीके से सवाल उठा देते हैं? क्या उनकी पूरी निष्ठा इस देश की एक एक जर्रे के लिए है? अगर है तो फिर बाहर के लिए वो निष्ठा क्यों दिखाते हैं? उनके बैग में किसी एक देश का जिक्र क्यों दिखाई दे देता है, बाकी जगहों का क्यों नहीं दिखाई देता? ये बड़ा सवाल। तो ये एक बड़ी वैसी स्थिति है जिसमें सिर्फ देश की सेनाएं इन्वॉल्व नहीं है। जब युद्ध होता है और आपका अपना देश युद्धरत होता है, आप भी देश की तरफ से युद्ध लड़ रहे होते हैं किसी न किसी भूमिका में। समाचार प्रस्तोता के तौर पर, समाचार कंज्यूम करने वाले के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर आपकी अपनी भूमिका भी उस समय रोल में होती है। और वो लोग जो यहाँ पे भटकाने की कोशिश करते हैं, देखो किसी समाचार चैनल ने क्या ये कह दिया कि पाकिस्तान ने हमारे देश को ये नुकसान कर दिया, पटना में जो पोर्ट है उसको जाके ध्वस्त कर दिया, जैसा वो लोग वो फैलाने की कोशिश। पटना में भाई लोगों को पोर्ट दिखाई दे रहा है। क्या किसी ने ये कह दिया कि पाकिस्तान की सेनाएं जो है वो LOC क्रॉस करके भारत की तरफ आ गई? क्या किसी ने ये कह दिया? तो ये
उन लोगों को क्यों बुरा लग गया जिन्होंने ये सुना कि भारत की सेनाएं पाकिस्तान की तरफ एलओसी पार करके कूच कर गई। अरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, वो दे देगी नोटिस अगर उसको चाहिए होगा कि ये तुमने इस तरह का समाचार क्यों दे दिया है। दूसरी बॉडीज जो ये देख रही होती हैं कि भाई इस समय अपने धर्म का सही निर्वहन पत्रकार के तौर पर और संस्थान के तौर पर हो रहा है, लेकिन उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है, और इससे ज्यादा खुलकर तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जब आपको संजय की तरह दिव्य दृष्टियां नहीं मिली हुई, उससे आप नहीं देख पा रहे हैं, आपने इतने साल जो प्रैक्टिस आपने की है, अपने संवाददाता पे आपने यकीन किया, अपने रिपोर्टर, अपने सोर्स पे आपने यकीन किया है, वही आप यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर जब आप इन्वॉल्व हैं और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, ये धर्म की ही तो लड़ाई है कि आप निहत्थों को कैसे मार सकते हैं, आप सुहागनों का सिंदूर कैसे उजाड़ सकते हैं, ये धर्म की ही तो लड़ाई है। ये बात और है कि किसी और के लिए यह धर्म हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म ने, हमारी सनातन संस्कृति ने हमको बहुत अच्छे से बताया है, हमारे अंदर वो इनकलकेट किया है कि हम ये बहुत अच्छे से, और यहाँ कहीं हमारे लिए कोई विवेक की दुविधा नहीं होती कि क्या डूज हैं डोंट्स हैं। इसके लिए हमारे समाज के लोग हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अंदर विद्यमान किया है। तो ये समझने में दिक्कत, ये उस समय हम पालन क्या कर रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन समझ में दिक्कत नहीं होती। उन्होंने समझ को बहुत मजबूत बनाया है। तो वैसे में अगर धर्म की वो लड़ाई जहां भगवान कृष्ण मौजूद थे और जहां कहा गया था कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अगर उस समय ये जरूरी था कि दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए भी आपको कुछ काम करने हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है, वो गलत नहीं था। अश्वत्थामा हाथी भी था, नरो वा कुंजरो जोड़कर अपनी धर्म ध्वजा भी बचाई गई और साथ में इंफॉर्मेशन भी दी गई। तो क्या उस समय जब आज आप इस तरह की धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ऐसा नैरेटिव, क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का ऐसा प्रेजेंटेशन आवश्यक नहीं है? तो मैं ये समझता हूं कि हमारे तमाम जो प्रबुद्ध इस देश के लोग हैं, आप सबके ही कंट्रीब्यूशन से, समाज के कंट्रीब्यूशन से आज जो मैं बोल पा रहा हूं, जो सोच पा रहा हूं, उसमें आप लोगों की भूमिका, आप ही लोगों का दिया हुआ है। और इसीलिए मैंने ये तय किया, आज मैं व्यक्तिगत जीवन में भी एक संघर्ष वाली स्थिति में हूँ। पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो आज हॉस्पिटल में ही है अभी। श्याम जी ने जब ये कहा तो मुझे एक हफ्ते पहले मुझे लगा था कि पिताजी स्वस्थ होकर घर आ गए होंगे उस समय तक, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल में ही है और अभी यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगा। आप सब प्लीज उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। और ये जो संघर्ष और युद्ध वाली स्थिति है, ये खास तौर से जब ये इसका विस्तार देश तक होता है तो हमारी चेतनाओं, हमारी परिभाषाओं के मायने, उसका मूल वही रहते हुए भी बदलते हैं और इस बात को हमको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मेरी तुच्छ बुद्धि इस बारे में विस्तार की आज्ञा नहीं देती है। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।